और यह फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स जहाँ समाप्त होता है वहाँ हमारा वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होता है। तो चलो आज देखते हैं क्या है ये वैदिक फिजिक्स और कैसे वो अलग है रियल फिजिक्स से, जो कि मैंने पढ़ी है और भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। वैदिक फिजिक्स एक यूनिफाइड थ्योरी देता है संसार को। मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन चलो आगे भी सुनते हैं। जो क्वांटम लेवल पर भी काम करेगा और बड़ी गैलेक्सी आदि उस लेवल पर भी काम करेगा। जिस यूनिफाइड थ्योरी की कल्पना आजकल फिजिसिस्ट कर रहे हैं, वो यूनिफाइड थ्योरी उनको तभी मिलेगी जब वो वैदिक फिजिक्स को समझेंगे। वैसे तो फिजिक्स में कुछ अप्रोचेस हैं जो कि यूनिफाइड थ्योरीज देती हैं, जैसे कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या फिर स्ट्रिंग थ्योरी या फिर लूप क्वांटम ग्रेविटी और भी बहुत सारी थ्योरीज है। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। इन सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं और ये सारी थ्योरीज को प्रूव कर पाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आचार्य जी जो कह रहे हैं कि वैदिक फिजिक्स ऐसी यूनिफाइड थ्योरी दे रही है जो कि फिजिक्स नहीं दे पाती, ये सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी बात की है बहुत ही ऊपर से, बहुत ही सरफेस लेवल की बातें की है। उन्होंने अपने किसी भी क्लेम का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया है और बिना जस्टिफिकेशन के क्लेम तो कोई भी कुछ भी दे सकता है। और दूसरी बात ये कि बाय डेफिनेशन अगर उसे वो वैदिक फिजिक्स कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फिजिक्स की डेफिनेशन फुलफिल करनी चाहिए। और फिजिक्स या साइंस में एक बेसिक एसेंशियल चीज मानी जाती है कि हम लोग कोई भी मॉडल देते हैं या फिर कोई भी थ्योरी देते हैं तो उस थ्योरी के थ्रू ऐसे प्रेडिक्शन होने चाहिए जिसको हम लोग लैब में रेप्लिकेट कर सके या फिर ऑब्जर्वेशन कर सके या किसी भी तरीके के एविडेंस की मदद से उसको या तो सही या तो गलत प्रूव किया जा सके, जिसे हम लोग फॉल्सिफाइबिलिटी भी कहते हैं। अगर ये चीज हो सकती है तो वो चीज साइंस कहलाएगी और इस पर्टिकुलर केस में वो चीज फिजिक्स कहलाएगी। और अगर ये कह रहे हैं कि वैदिक फिजिक्स यूनिफाइड थ्योरी देती है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे प्रेडिक्शन दे सकती है जो हमारी करंट की फिजिक्स थ्योरी फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस कायदे से इनका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि वैदिक फिजिक्स से जो भी हमारी थ्योरीज आ रही है उसके बेस में जो प्रेडिक्शन है उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करे, उसको ऑब्जर्वेशनली वेरीफाई करे। अगर वो चीज सही हो रही है तो ये एकदम सही है और अगर वो चीज सही नहीं हो रही है तो वो चीज तो गलत है। तो मेरा ये डाउट है कि यहाँ पर आचार्य जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वेदों में तो सब कुछ है। अच्छा, अगर हम लोगों के पास ये सारी थ्योरीज हैं तो जरा ये बताइए क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा कैसे काम करता है? ये जो डी कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फिजिक्स में ये जो डार्क मैटर के अलग अलग इतने सारे मॉडल्स हैं, कौन सी सही है? क्या डार्क मैटर सही में सही है? ये सारे प्रॉब्लम्स तो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। अगर वैदिक फिजिक्स में इस सारे प्रॉब्लम्स के आंसर है तो सबसे बेस्ट चीज तो यही रहेगी कि वैदिक फिजिक्स ही पढ़ लेते हैं, सारी चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से तो हम लोगों को सब चीजों का आंसर ऐसे ही मिलने वाला है। हाँ, आधुनिक फिजिक्स में नहीं है वो मैंने एक नहीं अनेक रहस्य जाने। उदाहरण के लिए क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर होता है, और इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों होता है, और चार्ज कहाँ से आए। एक प्रश्न के 4 भाग, इसका उत्तर आज भी किसी के पास। सबसे पहले तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर नहीं किया जा सकता। नहीं इसलिए किया जा सकता कि ये डिपेंड करता है कि मैं किसको समझा रहा हूँ। रिचर्ड फेनमैन का एक बहुत ही फेमस सा इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये बारे में बात की है कि जब भी हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो किस लेवल पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलो एग्जाम्पल लेता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है तो एक लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि जहां पर प्रोटॉन्स होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज है। फिर मैं उसको थोड़ा और फंडामेंटल लेवल में देखूं तो क्या देखूंगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वार्क से बने रहते हैं और ये 2 अप और एक डाउन क्वार्क की मदद से ये जो +1 क्यू है, ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है वहां से वो जनरेट होता है। अब मैं और डीपर लेवल में उसको आंसर करूं तो मैं पूछूंगा कि ये पर्टिकुलर चार्ज क्वार्क में कहां से आ रहा है, उसके लिए भी कुछ थ्योरीज बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं जितना ज्यादा डीप में जाता जाऊंगा उतनी ज्यादा एक क्वेश्चन आता जाएगा ये कहां से आया, फिर ये कहां से आया, और ये एक एवरलास्टिंग लूप बन जाएगा। तो यस, मैं एग्री करता हूं कि साइंस में हमेशा एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोगों को अज्यूम करके चलना पड़ता है कि भैया ये सच है, जिसमें हम लोगों को मान के चलना पड़ता है कि ऐसा है तो है, ये ऐसा क्यों है हमको नहीं पता, लेकिन उसको नॉलेज का बेसिस मान के फिर हम लोग फर्दर चीजों पे काम करते हैं। लेकिन फिर ये चीज सारी चीजों पे आ जाएगी। जैसे कि आचार्य जी कह रहे हैं कि उनको इतने नीचे लेवल तक का पता है कि चीजें कैसे काम करती है। ये जो क्वेश्चन है उसके एग्जिस्टेंस का ये क्वेश्चन तब भी रहेगा कि आप जो सबसे बेसिक लेवल की चीज ले रहे हैं ये कहां से आया। अब लॉजिकली मैं जो बोल रहा हूँ इसके अगेंस्ट में भी कुछ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स है, बट उस बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। एक नॉर्मल सा प्रेमिस है कि जब भी हम लोग किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो जो भी थ्योरी हम लोग देते हैं अनफॉर्चुनेटली वो उसी लूप में आ जाती है जहां हम लोग कभी ये एक्यूरेटली नहीं बता पाते हैं कि अल्टीमेटली फर्स्ट चीज कहां से आई। हर चीज इस कॉज एंड इफेक्ट के लूप में फंस जाती है। नासा नहीं कर पा रहा, सर्न नहीं कर पा रहा, दुनिया की कोई संस्था नहीं कर पा रही, वो हम छोटे से गांव में बैठ के थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में हमने किया है।
मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि गांव में बैठा एक आदमी थियोरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में काम कर सकता है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में वो चीज तभी आएगी जो कि हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन की मदद से प्रूव कर सके, जो कि मैंने पहले भी समझाया है। साइंस इसी तरीके से काम करती है। वैदिक फिजिक्स में ऐसा कुछ आ रहा है तो टेस्ट कर लेते हैं। तब मेरी एक छोटी सी पुस्तक थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, जिसमें मैंने सृष्टि उत्पत्ति के बिग बैंग थ्योरी को सबसे बड़ा झूठ बताया था और एक नई थ्योरी दी थी। अगर ऐसा है तो आपकी थ्योरी जरूर एक्सप्लेन कर पाएगी कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे हो जाते हैं, सैटेलाइट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड किस तरीके से आता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें तो फिर तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही सकते हैं ना। और अगर आपकी दी हुई बात ये सारी चीजें सॉल्व कर जाती है तब तो बात ही खत्म है। ये सारे साइंटिस्ट जिन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारी चीजों का तो आंसर मिल ही गया है, तो क्या फायदा इतनी सारी बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ फंडिंग देने का, इतने सारे एक्सीलरेटर्स बनाने का, इतने सारे मिशंस भेजने का। ये सारी चीजें तो पहले ही हमारे पास है, तो ये साइंटिफिक मेथड्स की तो जरूरत ही नहीं है। जब हमारे वैदिक फिजिक्स में सब कुछ दिया हुआ है तो वही पढ़ते हैं, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी, वाईफाई, इंटरनेट, जितनी भी चीजें सब लोग स्क्रैच से वो सारी चीजें बना लेते हैं। इनफैक्ट अगर वैदिक फिजिक्स में सारी नॉलेज दी हुई है तो ये जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है ये तो बहुत छोटे लेवल पे आनी चाहिए। हम लोग को तो नियर लाइट स्पीड रॉकेट बनाने चाहिए। अब तो हम लोग को ये डाइसन स्फीयर जो सन की पूरी एनर्जी को हार्नेस कर सकता है वो बना लेना चाहिए। अगर वैदिक फिजिक्स में सब कुछ है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग उस चीज को समझ लें। और बाय द वे ये जो बिग बैंग के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी बिग बैंग को लेकर काफी सारे क्रिटिकल आइडियाज आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बिग बैंग को राइट नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते रहते हैं जो बिग बैंग के अगेंस्ट में होते हैं, जो अलग अलग अल्टरनेट मॉडल्स देते रहते हैं, लेकिन ये सारे साइंटिफिक इन नेचर होते हैं। अगर आपकी कोई भी थ्योरी इस तरीके से साइंटिफिक है तो उसको सीरियसली लिया जा सकता है अगर वो ऐसा कोई प्रिडिक्शन कर पाए, लेकिन अगर वो साइंटिफिक इन नेचर नहीं है तो साइंटिफिक कम्युनिटी में उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। पहली बार हमने ऐतरे ब्राह्मण को डिकोड किया और वेद विज्ञान आलोक पुस्तक लिखी। उसमें हमने कॉस्मोलॉजी देखी, पार्टिकल फिजिक्स देखी, स्ट्रिंग थ्योरी देखी, क्वांटम फील्ड थ्योरी देखी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स देखी। एक मिनट, स्ट्रिंग थ्योरी देखी। स्ट्रिंग थ्योरी देखी, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी तक इन्होंने जिन भी फील्ड के नाम दिए ये सारे बहुत ही वेल स्टैब्लिश फील्ड है, लेकिन इसमें इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी की भी बात की। अब प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी अभी तक प्रूव्ड नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी आज के टाइम में एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसकी मदद से हम लोग चीजों को एक्सप्लेन तो कर पा रहे हैं बट उसका कोई प्रूव नहीं मिला है, और उसके अल्टरनेट में भी काफी थ्योरीज है। इनफैक्ट आज के टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी शायद हमारी ट्रू पिक्चर ऑफ रियलिटी नहीं है। तो अगर आचार्य जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी देखी है तो इसका मतलब कि स्ट्रिंग थ्योरी सही है। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स की मदद से ये जो हम लोगों ने स्पिनर्स बनाए, जिसकी मदद से हम लोग ये 26 कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन को 10 डायमेंशन में ले आते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इतने सारे लॉज एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये सब सही है। और ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल सी बात हो गई। तो आचार्य जी ने ये बोल के ये सिद्ध कर दिया कि स्ट्रिंग थ्योरी तो सच होती है। इसरो के साइंटिस्ट एक हैं मेरे से जुड़े, उनको मैंने कहा आदित्यान भेजिए, आपका आदित्यान जो भी जानकारी देगा उससे ज्यादा जानकारी मेरे निरुक्त में होगी। ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग चीज है। आचार्य जी का सीधा सा कहना है कि इसरो में हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो इतने दिन रात मेहनत करें ताकि स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि इंडिया को प्राउड फील कराया जा सके, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे वेदों में पहले से दी हुई है। और यदि हमारे वेदों में पहले से दी हुई है तो इतने करोड़ों पैसे जो हम लोग इसरो को दे रहे हैं ये तो पैसे की बर्बादी है। चलो वैदिक फिजिक्स ही पढ़ लेते और ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। कि जब भी कोई आविष्कार होता है या कुछ नया इन्वेंट कर दिया जाता है तो फिर हमारी तरफ से बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये तो हमारे वेदों में पहले ही लिखा हुआ था, ये तो वहीं पे था, वहां से लिखा हुआ था। आई थिंक इस पूरे इंटरव्यू में भी यही हो रहा है। जैसे विमान की बात है, लोगों ने सुना बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट हुआ, तो लोगों ने वेद में से विस्फोट दिखाना शुरू कर दिया। बिग बैंग थ्योरी नासदी सूक्त में दिखाना शुरू कर दिया। वेद में बिग बैंग है ही नहीं। डार्क मैटर एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है ये साइंस नहीं जानता, ये हम जानते हैं। देन गिव प्रेडिक्शंस। साइंस तो क्वार्क और फोटोन पर रुक जाता है, अब कुछ नहीं। हम कहते हैं यहाँ मत रुको, 7 सीढ़ी और नीचे चलो। साइंस कहता है स्पेस कर्व होता है, लेकिन साइंस ये नहीं जानता कि जिसमें डिस्टॉर्शन होगा, कर्वेचर होगा, एक्सपेंशन होगा, वो कोई पदार्थ होगा। जिसका स्ट्रक्चर नहीं है वो कंडेंस कैसे होगा, हम बताते हैं उसका स्ट्रक्चर भी है स्पेस का और उसके कंटेंट्स भी है, वो भी हम बताते हैं, वो साइंस नहीं जानता। वैसे तो नेचर ऑफ स्पेस क्या है ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बट एक बात जो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आचार्य जी ने अभी जो बोला वो एकदम गलत है। गैलेक्सी बनना कैसे शुरू होती है, गैलेक्सी में तारे अपनी अपनी कक्षाओं में कैसे स्थिर हो पाते हैं, साइंस मुझे लगता है कि पूरा नहीं जानता, लेकिन हम बताते हैं कि ये ऐसा कैसे प्रारंभ होता है। गैलेक्सी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और प्लैनेट स्टेबिलिटी, इन दोनों फील्ड में इसकी स्टडी होती है।
साइंस ये भी नहीं जानता कि यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी। हम इनिशियल स्टेट बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साइंस नहीं जानता और अभी जानेगा भी नहीं 50-100 वर्ष। बात यह है कि इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। मेरी बोलने की बात यह है कि साइंस कोई एक आदमी नहीं है कि साइंस ये जानता है, साइंस ये नहीं जानता, ऐसा नहीं है। साइंस हमारे जैसे लोगों से बना हुआ है जिनको ब्रह्मांड को जानने में रुचि है, और उस रुचि की वजह से वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं नई नई चीजों को ढूंढने के लिए। अब कोई भी चीज हम लोगों को दिख रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 10 अलग अलग तरीके के आइडियाज आ सकते हैं, और फिर हर कोई ट्राई करता है अपने आइडियाज को राइट प्रूव करने का। और ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक एविडेंस से कोई एक आइडिया राइट प्रूव हो गया तो बाकी 9 गलत ही गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा एविडेंस बाकी किसी आइडिया को राइट प्रूव कर दे। तो बेसिकली साइंस में भी कंटिन्यूअसली ये डिबेट चलती रहती है। एक बार मैंने किसी चैनल पे सुना था कि सावधान, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी को खाने जा रही है, हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। बात तो सही है। I mean, a bit exaggeration, जैसे कि खा जाना, लेकिन बात सही है। तो मैंने उसे ध्यान से सुना क्योंकि साइंस की खबर थी। फिर कहते हैं कि डरना नहीं, अभी इसमें 300 करोड़ वर्ष लगे। ये कोई बात है? मतलब बात तो है और साइंटिफिक भी है। बाय द वे, साइंस की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए वीडियोस एक बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, और ये मैं बोल रहा हूँ जिसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। साइंस के बारे में सबसे बेस्ट तरीका है नॉलेज लेने का रिसर्च पेपर के थ्रू। बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रिसर्च पेपर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होते हैं और एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ता है उनको समझने के लिए। यहाँ पर साइंस कम्युनिकेटर्स का काम आता है। वहाँ पर वो कॉम्प्लिकेटेड साइंस सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं ताकि जनरल ऑडियंस को समझ में आ सके। अब इसमें बहुत सारे लोग गलत चीज भी बता सकते हैं, बहुत सारे लोग सही चीज भी बता सकते हैं। कैसे डिसाइड करें कौन सही बता रहा है कौन गलत, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात यह कि अगर आचार्य जी अपने आप को वैदिक फिजिक्स का एक्सपर्ट बताते हैं तो उनके लिए जो नॉलेज का सोर्स है ये वीडियोस नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ये रिसर्च पेपर होने चाहिए जिनके बेसिस पे फिर ये फर्दर ब्लैक होल, डार्क मैटर के ऊपर बात कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का एक स्टेटमेंट हमने पेपर में पढ़ा, हिग्स बोसॉन इस ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है। ये हेडिंग था, मैंने पढ़ा। हिग्स बोसॉन तो उसके लिए तो ये कहते हैं कि मास उत्पन्न करने वाला है। हिग्स बोसॉन तो वह जिसने ब्रह्मांड को बनाया, ये नष्ट कैसे करेगा? अंदर पढ़ा, हिग्स बोसॉन का मास अगर समाप्त हो जाए तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ये भी कोई बात हुई? स्टीफन हॉकिंस ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट था। अब किसी चीज का वैलिड होना ये नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं करता है कि वो सच हो या ना हो। इन दिस केस वो सच नहीं हुआ, लेकिन बात ये है कि ये जो पूरा केस था वो उन्होंने ट्रू वैक्यूम डिके, फॉल्स वैक्यूम डिके, फिजिक्स में कुछ चीजें होती उसके बेसिस पे बोला था, और ये बहुत ही साइंटिफिकली साउंड आर्गुमेंट था। इस बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, लेकिन इसको मैंने सिंपल वे में एक और वीडियो में समझाया कि क्यों लोगों को लगता था कि हिग्स बोसॉन की वजह से यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट ये आइडिया आज भी लोग मानते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी वीडियो में दी थी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्या जब सारे ग्रह एक सीधे में आते हैं वो किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक होगा? हो सकता है, नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, नहीं। ज्वार भाटे बहुत तीव्र हो सकते हैं, नहीं होगा। तूफान, चक्रवात, भूकंप भी आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि धरती के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी परेशानी तो आएगी लेकिन धरती का विनाश नहीं होगा। पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि प्लैनेट के अलाइनमेंट से हमको कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसका सबसे सिंपल सा रीजन है कि ये जो प्लैनेट्स की ग्रेविटी है वो हम लोगों पे ज्यादा असर नहीं डालती, एकदम नेग्लिजिबल होता है। द ओनली 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिनकी ग्रेविटी की वजह से हम पे असर पड़ता है वो है सन और मून। इनके अलावा बाकी प्लैनेट्स के कोई भी अलाइनमेंट ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि अभी तक इन्होंने जो भी साइंटिफिक बात बोली है कि इसके परे फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वहां पर उन्होंने करंट साइंटिफिक नॉलेज है उसको बेस ले लिया है कि ये तो सच ही होगा। लेकिन बात यह कि जो भी रिसर्च करते हैं उनको ये पता होता है कि ज्यादातर साइंटिफिक क्लेम्स के ऊपर हमेशा आर्ग्यू किया जा सकता है, ज्यादातर साइंटिफिक क्लेम्स के ऊपर हमेशा डिबेट चल रही होती है। इट जस्ट हैपन टू बी द केस कि मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटीज जिस चीज को सच मानती है वो कॉमन नॉलेज के हिसाब से एकदम फैक्ट की तरह आ जाता है, और यहाँ पर आचार्य जी इसी चीज के शिकार है। ये जो कॉमन साइंटिफिक कंसेंसस के हिसाब से जो लाइक्लीहुड है किसी चीज का होने का, उसको उन्होंने एक तथ्य मान लिया है, उसको उन्होंने एक फैक्ट मान लिया है, और उसको अपना बेस बना के ये आगे फर्दर बातें किए जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने अभी डार्क मैटर के बारे में बात की ना। डार्क मैटर मेरा रिसर्च एरिया हुआ करता था, और इतना रिसर्च करने के बाद मैं एक चीज श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि डार्क मैटर होता है, हम लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती होगी लार्ज स्ट्रक्चर में। अब क्योंकि आचार्य जी को ये मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा, तो उन्होंने जो टर्म सुन रखा था डार्क मैटर, उसे डार्क मैटर को उन्होंने अपना बेसिस ऑफ नॉलेज ले लिया। अब डार्क मैटर को ही बेसिस लेके कह रहे हैं कि मुझे सब पता है डार्क मैटर के बारे में। इन्होंने तो बल्कि ये कह के ये सिद्ध कर दिया कि डार्क मैटर ही होता है। मतलब कि जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ साइंटिस्ट जो मॉडिफाइड ग्रेविटी पे काम कर रहे हैं वो एकदम गलत काम कर रहे हैं।
यहाँ पर किस तरीके की फैलेसी हो रही है आप देख पा रहे हैं। वैसे तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा है और इसमें अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है जिसको डाइसेक्ट करना है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि आचार्य जी के हिसाब से वैदिक फिजिक्स क्या है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल और भी बहुत सारी साइंटिफिक चीजों के बारे में बात की है। उसको डिटेल में पूरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डाइसेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वैदिक फिजिक्स क्या बता रही है और जो चीज वो बता रही है वो सही है कि नहीं और रियल फिजिक्स के क्या प्रेडिक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। मानते हैं ज्योतिष वैदिक नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है।